नमस्ते दोस्तों। आज के समय में यूरोप हो या दक्षिणी एशिया, चाइना हो या इंडिया, हिंद हो या प्रशांत महासागर, इन सभी क्षेत्रों में जो देश भू राजनीति के केंद्र में हमेशा रहता है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, जो कि अपनी मिलिट्री पावर, ताकतवर छवि और राजनीतिक शक्ति के लिए हमेशा केंद्र में रहता है। क्या ये हमेशा से इतना ही ताकतवर था? आखिर अमेरिका आज का यूएसए कैसे बना और कैसे इस देश ने पूरी दुनिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर दिया और पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश बना, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। April 19th, 1775. 400 British regulars approached the small village of Lexington, Massachusetts. The Patriots face enormous challenges. The British Empire wields incredible power. To win the revolution, the Americans will need support. In early 1776, France begins to secretly send weapons to the colonists. But before the French will do more, the Americans need to demonstrate their determination. On July 4th, 1776, congressional delegates signed the Declaration of Independence, signaling to France that the United States of America is committed to victory. वैसे दोस्तों, अमेरिका का इतिहास इतना भी सीधा नहीं था। 15वीं सदी से पहले कोई भी अमेरिका को जानता भी नहीं था, लेकिन 15वीं सदी का वह समय जब पूरे यूरोप में भारत और साउथ एशिया को खोजने की होड़ मची हुई थी। यूरोप के बहुत सारे देश उस समय एशिया में कई देशों को खोजने के लिए निकल रहे। उसी समय स्पेन की रानी इज़ाबेला ने अपनी यात्रियों को भी भेजा, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अपनी यात्रा के दौरान वह एक जमीन पर पहुंचा था जहां उसे लगा कि वह भारत पहुंच गया है, लेकिन वो पूर्व में स्थित ही बहुत ही बड़े महाद्वीप पर पहुंच गया था, जिसे हम अमेरिकन महाद्वीप के नाम से जानते हैं। उसने वहां के लोगों को रेड इंडियंस के नाम से बुलाया। ये अमेरिका के प्रमुख मूल निवासी यानी नेटिव अमेरिकन थे। जैसे ही यूरोप में ये बात फैली कि कोलंबस ने भारत की खोज की है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जैसे इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, डच के लोग अमेरिका पहुंचने लगे और अपनी बस्तियां बसाना शुरू किया। शुरुआत में देखा जाए तो अमेरिका पर स्पेन का नियंत्रण था, लेकिन जब 1588 में इंग्लैंड ने स्पेनिश को एक युद्ध में हराया तो वे अमेरिका में अपनी व्यापारिक बस्तियां बसाना शुरू कर देते हैं और 1632 तक इंग्लैंड ने 13 बस्तियां अमेरिका में स्थापित। इन लोगों ने अमेरिकन नेटिव्स को वहां से भगा दिया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो लोग जिनको ब्रिटेन ने ही अमेरिका में बसाया था, उन्होंने ही अमेरिकन रिवॉल्यूशन में ब्रिटेन के खिलाफ जंग लड़ अमेरिका को आजाद करा। वैसे अमेरिका में आने वाले लोग मुख्य रूप से ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस से आए हुए व्यापारी, धार्मिक लड़ाइयों से भागे हुए लोग, इंग्लैंड से निर्वासित लोग तथा अपराधी और भिखारी ही थे। लेकिन जिस देश से भी ये सभी आए थे, इन्होंने अपनी पुरानी पहचान छोड़कर अमेरिका के पहचान से जुड़ गए और अपने आप को अमेरिकन ही मानने लगे थे। और इसलिए अमेरिका को न्यू वर्ल्ड भी कहा गया, क्योंकि इस देश में पुरानी दुनिया यानी यूरोप का कोई भी प्रवृत्तियां नहीं थी। क्योंकि 17वीं सेंचुरी में यानी 1600 का जो वो समय था, जिस समय दुनिया भर में राजा महाराजाओं का शासन था, जब अपनी पावर के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। सामंत व्यवस्था, चर्च व्यवस्था और धार्मिक संघर्ष सभी विश्व में व्याप्त था, चाहे वो इंडिया हो, अफ्रीका हो या यूरोप। लेकिन अमेरिका में ये सब नहीं था, इसलिए ये न्यू वर्ल्ड कहलाए। तो अमेरिका में आए लोग अपने आप को अमेरिकन कल्चर से जोड़ चुके थे और यहाँ पर एग्रीकल्चर और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी कर रहे थे। स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये वो ब्रिटेन को मानते हैं, क्योंकि जो 13 बस्तियां ब्रिटेन ने बसाई थी उस पर शासन गवर्नर का था और वो ब्रिटेन द्वारा ही चुना जाता था। ये सभी बस्तियां आपस में मिलजुल कर कार्य कर रहे थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, 1650 तक न्यू जनरेशन अपने आप को पूरी तरीके से
अमेरिकन मान चुकी थी और ये जनरेशन यूरोप के प्रगतिशील चिंतन से परिचित थी और ये स्वतंत्र तरीके से कार्य करते हुए भी जी रही थी। इस समय अमेरिका से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था और वहां से वस्त्र बनकर अमेरिकन कॉलोनीज में बिक्री के लिए आता था। इस समय तक ब्रिटेन ने अमेरिकन पर कोई भी कठोर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि ब्रिटेन में वहां की संसद और राजतंत्र के बीच एक संघर्ष चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन में यह संघर्ष समाप्त हुआ, ब्रिटेन ने अपने कठोर कानून लगाना शुरू किया, जिसने अमेरिकन की फ्रीडम को चोट पहुंचाई और वो आगे चलकर अमेरिकन रिवॉल्यूशन का कारण भी बना। इन कानूनों को लगाने की शुरुआत 1650 के नेविगेशन एक्ट से होती है, जिसमें अमेरिकन को ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश जहाजों का प्रयोग करना बाध्यकारी कर दिया गया था। लेकिन अमेरिकन के पास उस समय बहुत ही ऑप्शंस थे, जैसे स्पेनिश, फ्रांस या डच से जो भी उन्हें कॉस्ट फ्रेंडली लगता था वे उसे यूज करते थे। लेकिन ब्रिटेन के इस फैसले से ब्रिटेन को तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन अमेरिकन को बहुत ही लॉस हुआ। इन्हीं कानूनों का सिलसिला बढ़ता रहा और जब 1660 में नए व्यापारिक कानूनों के द्वारा कॉटन, राइस और टबेको जैसे कुछ रॉ मटेरियल का निर्यात सिर्फ इंग्लैंड को करने को कहा गया, तो इस कानूनों से अमेरिका को लॉस हुआ, क्योंकि उस समय यूरोप के अदर कंट्रीज इन वस्तुओं का अधिक मूल्य देने को तैयार थे। इसका मतलब था कि इंग्लैंड ने फ्री ट्रेड को खत्म कर दिया और इस सिद्धांत से आगे बढ़ने लगे कि उपनिवेश यानी कॉलोनीज के समस्त गतिविधियां राज्य करने वाले देश की ही होती है। वैसे आगे बढ़ते हैं। सन 1663 में स्टेपक एक्ट के द्वारा सभी शिप्स को अमेरिकन कॉलोनीज में जाने से पहले इंग्लैंड जाना जरूरी कर दिया गया और टैक्स देने के बाद अमेरिकन कॉलोनीज जाने की अनुमति दी गई। इन सभी से पूरे व्यापार का रूट भी बढ़ गया, जिससे अमेरिकन को लॉस धीरे धीरे बढ़ता गया। इन सभी लॉस के कारण कुछ वेटर्स ने ब्लैक मार्केट के द्वारा चीजों की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी, तो ब्रिटेन ने 1696 ईस्वी में री इन्फोर्समेंट एक्ट लागू किया और इन कानूनों को लागू करने के लिए और दबाव बनाया, जिससे कॉलोनीज को नुकसान भी बढ़ता गया। ये सब कानून ब्रिटिश को मौद्रिक रूप से प्रॉफिट तो दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिकन के बीच असंतोष का कारण भी बन रहे थे। जैसे तैसे ये चीजें आगे 50 वर्षों तक चलती रहती। इसी बीच इंग्लैंड ने कोई बड़ा कानून अमेरिकन कॉलोनीज पर नहीं थोपा, लेकिन 1750 के इंडस्ट्रियल एक्ट्स के द्वारा इन्होंने अमेरिकन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर रोक लगा दिया, जिसका प्रोडक्शन इंग्लैंड खुद करता था, क्योंकि 1750 से पहले अमेरिका की अपनी इंडस्ट्रीज भी थी और ये बहुत तेजी से विकास कर रहे थे। इन पर यहाँ तक कॉपर यानी तांबा और आयरन को गंगाने पर भी रोक लगा दिया गया था और वुमेन क्लॉथ्स, हैट्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी रोक दिया गया। इस सभी ने अमेरिकन के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया और अब वह अपनी आवाज भी उठाना शुरू कर चुके थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अमेरिका में आने वाले लोग लिबरल सोच वाले थे और यूरोप के प्रगतिशील सोच से परिचित भी थे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को अपनी बात करने का कोई तरीका नहीं था। अमेरिका में ब्रिटिश सरकार द्वारा चुना हुआ गवर्नर शासन का प्रमुख होता था और वो अपने सदस्यों के साथ मिलकर व्यवस्था को चलाता था। वहीं दूसरी ओर अमेरिकन द्वारा बनाई गई लोकल परिषद भी थी, जो कानून बनाने का अधिकार रखता था, लेकिन वो कानून को मानना या न मानना गवर्नर पर निर्भर करता था। अमेरिकन लगातार यहाँ पर इन कानूनों को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 17वीं सेंचुरी में विश्व में हर जगह राजा और महाराजाओं का ही शासन था। इस समय बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, जिसमें जेम्स ऑटिस, सैमुअल एडम्स, टॉक्स पेन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे थिंकर्स ने अमेरिका को उनके राइट्स के बारे में बताया और मोनार्की से सीधा क्वेश्चन भी पूछा, जिसमें ओटिस का एक क्वेश्चन था कि इतिहास के आरंभ से लेकर अभी तक सभी राजा दमनकारी ही क्यों होते? इससे दमन करना एक अधिकार तो नहीं बन जाता? इससे सारा यूरोप प्रभावित हो रहा था और ये थिंकिंग अमेरिकन को भी प्रभावित कर रही। वैसे आगे बढ़ते हैं तो ये अमेरिकन कॉलोनिस्ट अभी भी विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि
इसका सबसे बड़ा कारण था फ्रांस, क्योंकि उस समय अमेरिका में अधिकार के मामले में फ्रांस ब्रिटेन का कॉम्पिटिटर था और कॉलोनीज को लगता था कि यदि फ्रांस आ गया तो यहाँ पर पूरी तरीके से मोनार्की यानी राजा महाराजाओं का शासन हो जाएगा। इसलिए अमेरिकन्स अपनी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं ब्रिटेन पर निर्भर थे, क्योंकि फ्रांस एक बहुत ही बड़ा उस समय खतरा था। लेकिन 1754 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्हें आप $100 के बिल पर भी देखा होगा, ने एक बैठक में जहां 7 कॉलोनीज के प्रमुख आए और इन्होंने अपनी आवाज उठाने की बात कही, लेकिन इनकी बात मानी नहीं गई क्योंकि फ्रांस एक बहुत ही बड़ा उस समय खतरा था। लेकिन फ्रैंकलिन यहाँ रुके नहीं, उन्होंने अपनी न्यूज़पेपर में जॉइन और डाई के नाम से एक आर्टिकल छापा, जो थी एक कटे हुए स्नेक, जिसका मतलब था या तो आपस में जुड़ जाओ या फिर मर जाओ। लेकिन अमेरिकन कॉलोनीज को सबसे बड़ा मौका तब मिला जब अमेरिका और फ्रांस के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, जो कि आगे 7 वर्षों तक चली। दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुए। ये युद्ध भारत में एंग्लो फ्रांस कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे आगे बढ़ते हैं तो इस युद्ध में ब्रिटेन जीत तो गया और पेरिस की ट्रीटी के साथ ये युद्ध समाप्त। लेकिन इस युद्ध में ब्रिटेन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, तो फ्रांस में भी ये युद्ध फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी आगे जाकर कारण बनता है। तो इस युद्ध के कारण अमेरिकन कॉलोनीज को फ्रेंच से जो डर था वो समाप्त हो गया। और वही दूसरी ओर इंग्लैंड ने अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए कॉलोनीज पर और टैक्स लगाए, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज III ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले को प्रशासन में कुशलता लाने का कहते हुए ब्रिटेन को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने को कहा। और जब ग्रेनविले ने अमेरिकी रिपोर्ट का स्टडी किया तो पाया कि अमेरिकन कॉलोनीज से ब्रिटेन को पर्याप्त इनकम नहीं हो रही। तभी उन्होंने पुराने कानूनों को और भी सख्ती से लागू करवाया और स्मगलिंग रोकने का प्रयास किया। तो साथ ही साथ स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट जैसे नए टैक्स भी लगाए, जिसका विरोध अमेरिकन ने किया और वहां एक नारा दिया, प्रतिनिधि नहीं तो कर रहे। यानी जिस ब्रिटेन संसद में अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि नहीं बैठता है, अमेरिका पर टैक्स लगाने का कोई भी अधिकार नहीं रखता है। वहीं फ्रांस के युद्ध हार जाने से अमेरिकन वो उन क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं जहां पर नेटिव अमेरिकन रहते थे। जहां अमेरिकन की लड़ाई नेटिव अमेरिकन से होती, तो ग्रेनविले ने नेटिव अमेरिकन का साथ देते हुए एक प्रोक्लेमेशन एक्ट पास किया, जिसके तहत उन्होंने अमेरिकन को एग्रेशन माउंटेन की सीमा को क्रॉस करने से रोक दिया और वह जगह नेटिव अमेरिकन के लिए आरक्षित करने, जिससे अमेरिकन को ये अच्छा नहीं लगा और अब वो ब्रिटेन का खुलकर विरोध करने। इसी दौरान एक संगठन 1765 में सन ऑफ लिबर्टी बना और इसके लीडर थे सैमुअल एडम, जो हिंसक क्रांति के पक्षधर थे। इस विरोध के कारण ब्रिटेन में 1966 में ग्रेनविले की सरकार गिर गई और नए प्रधानमंत्री रॉकिंघम ने विरोध को देखते हुए 1766 में शुगर और स्टाम्प एक्ट को वापस ले लिया और ये कहा कि ब्रिटिश संसद को अमेरिका में टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है, जिससे अमेरिकन और भी नाराज हो जाते हैं और विरोध और भी बढ़ा देते हैं। आगे विलियम पिट की गवर्नमेंट में टाउनसेंड नाम के फाइनेंस मिनिस्टर ने यह सोचा कि अमेरिका इंटरनल टैक्स का विरोध तो करते हैं, लेकिन उन्हें एक्सटर्नल टैक्स यानी सीमा शुल्क एक्सेप्टेबल है। अतः उन्होंने टी, सीसा, मेटल्स और कलर्स पर एक्सटर्नल टैक्स लगाया, जिससे मामला और भी अधिक गंभीर होता चला गया, क्योंकि इस समय अमेरिकन के लोग इस बात पर काम कर रहे थे कि वे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा लगाया गया कोई भी टैक्स नहीं देंगे। लेकिन यहाँ तक अमेरिकन प्रतिनिधि नहीं तो कर रही जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस भी उठा रहे थे। इस समय मार्च 1770 में बोस्टन में अमेरिका ने ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया, जहां पर इस प्रोटेस्ट के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने अमेरिकन पर गोली चलाई, जिसमें बहुत सारे अमेरिकन मारे गए, जिसे बोस्टन विशेगर भी कहा जाता है। जिसके बाद अमेरिकन का गुस्सा और बढ़ा और उनका वायलेशन और भी तेज होता चला। इसी दौरान लॉर्ड नाथ ब्रिटिश के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने सारा टैक्स खत्म कर दिया, लेकिन
चाय पर टैक्स बनाए रखा। उस समय टी इंडिया और चाइना से एक्सपोर्ट होता था और अमेरिकन ने ये टैक्स भी देने से मना कर दिया और बहुत सारे पोर्ट से टी शिप्स को भगा दिया जाता है। उसी समय बोस्टन के गवर्नर द हसी चंद, इन्होंने फोर्सफुली अमेरिका में चाय लाने का प्रयास किया और बोस्टन पोर्ट पर टी को इंपोर्ट किया गया। ये बात है दिसंबर 1673 में। सन ऑफ लिबर्टी के लीडर सैमुअल एडम्स अपने सभी साथियों के साथ रेड इंडियंस के भेष में बोस्टन पहुंच जाते हैं और वहां पर शिप को लूट लिया, जिसे बोस्टन टी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया जो कि था द इनटॉलरेबल एक्ट 1774, जिसमें पब्लिक मीटिंग्स पर बैन लगा दिया गया और बोस्टन पोर्ट को बंद कर दिया गया और टी पार्टी का नुकसान को भरने को कहा गया और वहीं सैमुअल एडम्स को अरेस्ट करने को भी कहा गया। इससे अमेरिकन अब सीधे सीधे युद्ध के लिए तैयार हुए। इसी दौरान बहुत सारी मीटिंग्स हुई, लोगों को ट्रेनिंग दी गई। 1774 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस भी बुलाई गई जिसमें सभी 13 कॉलोनीज के प्रमुख आए, जिसमें ये तय हुआ कि स्वदेशी अपनाया जाएगा और ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। ईयर 1775 में फ्रांस ने यह आश्वासन दिया कि वह ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकन का साथ देगा, क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन के साथ 7 ईयर वॉर में अपनी हुए हार के अपमान का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह इस युद्ध में अमेरिकन के साथ तभी आएगा जब अमेरिकन ये प्रूव करें कि वो ब्रिटेन के साथ सच में आजादी चाहते हैं। In early 1776, France begins to secretly send weapons to the colonists. But before the French will do more, the Americans need to demonstrate their determination. On July 4th, 1776, congressional delegates signed the Declaration of Independence, signaling to France that the United States of America is committed to victory and capable of achieving it. The war for independence has officially begun. तो अपनी आज़ादी के लिए दृढ़ता को प्रूव करने के लिए 1775 में जब अमेरिका और इंग्लैंड के बीच अमेरिकन रिवॉल्यूशन वॉर की शुरुआत होती है, इसमें अमेरिकन का नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया। ये युद्ध 8 सालों तक चला और इसमें इंग्लैंड की हार हुई। इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिकन ने पहली बार एक संविधान लिखा और पहला देश बना एक लिखित संविधान बनाने वाला। वैसे देखा जाए तो इंग्लैंड संविधान अपनाने वाला पहला देश है, परंतु उनका संविधान कभी भी लिखा नहीं गया। इस पर किसी और वीडियो में इत्मीनान से बातचीत करेंगे। तो अमेरिका ने एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, यानी कि देश का प्रमुख अब जनता द्वारा चुना जाएगा, और सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्रिन को भी अपनाया, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पावर डिफरेंट लोगों के हाथों में रहेंगे। इस तरफ अमेरिका ने पूरे विश्व को एक नया पॉलिटिकल सिस्टम दे दिया जो कि न्यू वैल्यूज पर, जहां ह्यूमन राइट्स सबसे पहले था और जो राजा और महाराजाओं के शोषण से मुक्त था। आगे चलकर ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी कारण बनता है। इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।